हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हेल्थ काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। सो ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर आरएसी, यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का क्या रहने वाला सिलेबस फॉर द ईयर ऑफ 2024, जिसका नोटिफिकेशन आप लोग को जून से लेकर जुलाई के बीच में देखने को मिल सकता है। बिकॉज एज यू नो दैट ईएसबी के तरफ से एमपी में जितने भी एग्जाम होना 2024 में उसका एग्जाम कैलेंडर को जारी कर दिया गया है, जिसमें कई सारे एग्जाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2024 में जितना भी एग्जाम है सभी एग्जाम को मंथ वाइज मंथ के बेसिस पे वहां पे मेंशन करा गया है, जिसमें बहुत ही खास इंपॉर्टेंट एग्जाम है, दैट इज कॉल योर आईटीआई का ट्रेनिंग ऑफिसर, जो जिसका एग्जाम अगर मैं बात करता हूं वो आप लोग को देखने को मिलेगा सितंबर में। अगर बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है, तो 2-3 महीना पहले, यानी कि आप मान सकते हो कि जून से जुलाई के बीच में आप लोग को नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। तो अगर मैं अभी फरवरी आपका चल रहा, अभी से मैं देखूं तो आपके पास 5 महीना के आसपास है उसका प्रिपरेशन करने के लिए। नोटिफिकेशन आएगा उसका मैं बात कर रहा हूं। और पूरा अगर बात करा जाए तो लगभग बात करा जाए तो आप बोल सकते हो कि 7 से लेकर 8 महीना आपके पास टाइम है, तो प्रॉपर टाइम है। तो आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने से पहले उसका सिलेबस का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले जो एग्जाम हुआ है, जब भी एग्जाम हुआ, उसका सिलेबस क्या रहा है। तो ये जो आप लोग का मैं आज डिकोड कर रहा हूं रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, इसका सिलेबस जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एग्जाम इससे पहले कब हुआ था डियर, तो 2000 आप लोग का 22 में हुआ है, राइट। तो 2022 के बाद डायरेक्ट जो आप लोग का ये रिक्रूटमेंट आ रहा है वो 2024 में आ रहा है। क्या सर सिलेबस में कोई चेंज आएगा? सिलेबस में डियर कोई चेंज नहीं आता है। जैसा सिलेबस आपका 2022 में था वही सिलेबस रहने वाला 2024 में भी, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और ये जो आप लोग का है ट्रेड, है ना, ट्रेड अगर मैं बात करता हूं आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये अगर बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट बोल सकते हैं या फिर ट्रेड वाले एलिजिबल है। एक तो आप लोग का मैकेनिकल वाले इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। मैकेनिकल के अलावा अगर बात करा जाए ऑटोमोबाइल वाले, है ना, प्रोडक्शन वाले, है ना, ये सब जो हो जाता है इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या रहने वाला इसका सिलेबस। और कई सारा कुछ कुछ ब्रांच है, तो प्लीज आप इससे पहले राहुल सर एक वीडियो ला चुके हैं जिसमें वो पूरा मेंशन करे हैं कि कौन सा ट्रेड, कौन से आपके अलग अलग जो आप लोग का ब्रांच है वो एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना। उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन, हर एक चीज, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या चाहिए होता है, सब वहां पे बात करा गया है। केवल यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिलेबस के ऊपर जो आरएससी का रहने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 1 नंबर में क्या कहा गया, आइडेंटिफाई ट्रेड रिलेटेड हाजार्डियस एंड सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलोइंग सेफ्टी। देखो, एक चीज आपका, दो चीज जो आप देखोगे ना वो हर एक ट्रेड में देखोगे, खासकर मैकेनिकल का बात करते हैं तो उसमें आप हर बार देखोगे। वो क्या, एक तो आपका सेफ्टी प्रिकॉशन वाला एक टॉपिक है, और दूसरा जो आपका टॉपिक है वो आप लोग का मेजरिंग, मार्किंग और आपका, और एक टूल, सभी टूल होता है, मार्क करने वाला, मेजर करने वाला और कटिंग टूल, मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल और कटिंग टूल। तो ये टूल के बारे में, फास्टनर्स के जितने भी फास्टनर्स यूज करते हैं, होल्डिंग डिवाइस, है ना, समझ गए, सपोर्टिंग डिवाइस, उसके बारे में, और एक सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो एक टॉपिक आपका रहता है। देखो उसके बाद क्या कहा गया, सेकंड नंबर में बात करेंगे तो फिटिंग जॉब्स एज पर ड्राइंग। तो वही कहा गया कि फिटिंग जॉब्स, फिटिंग करने के लिए क्या क्या यूज करता हूं। देखो यहाँ पे रेंज ऑफ द ऑपरेशन, मार्किंग, सेविंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, टेपिंग, डाइंग, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं ये आप देखोगे फाइलिंग करना तो एक कटिंग डिवाइस है, ड्रिलिंग करना एक कटिंग डिवाइस है। कटिंग एक डिवाइस है जिसका यूज करके हम लोग कटिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, रीमिंग करते हैं। तो मैंने कहा ये आपका टॉपिक रहता ही रहता है। फिर इसके बाद यहाँ पे कहा गया प्रोड्यूस सीट मेटल कंपोनेंट। अब देखो सीट मेटल में यूज किया जाने वाला सारे कंपोनेंट, जिसमें मार्किंग आ जाता है, मेटल कटिंग इसमें भी आ जाएगा, बेंडिंग आ जाएगा, रिविटिंग आ जाएगा, सोल्डरिंग आ जाएगा। देखो यहाँ पे मार्किंग, तो मार्किंग के बारे में आएगा, मार्किंग टूल, मार्क करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, पेंसिल वगैरह से, कलर से मार्क करते हैं, राइट, समझ गए ना। इसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया, सेफ्टी से रिलेटेड ही है आपका इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी रहता है, जिसमें आ जाएगा आपका जॉइंट, डिफरेंट वायर के बारे में, पावर के बारे में आपको मेजर करना, करंट हो गया, वोल्ट हो गया, अर्थ रेजिस्टेंस हो गया, इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि जब आप काम करते हैं वहां पे, तो अगर किसी को इस तरह का कोई हजार्डियस का फेस करना पड़े, अर्थिंग किसी को लगता है, करंट ज्यादा है, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड आप अपने आप को और आमने सामने जितने भी आप लोगों को वर्कर है उसका जान माल का कोई हानि ना हो, उसके रिलेटेड यहाँ पे इन सभी के बारे में आपको स्टडी करना पड़ता है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं अगर थर्ड नंबर में सिंगल फेज के बारे में कहा गया है, फेज मोटर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे स्टार और डेल्टा कनेक्शन हो गया, मोटर के बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा आपको। ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, यानी कि आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी ध्यान रखोगे ना तो उससे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा।
देन यहां पे कहा गया आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कौन होता है? जो हाई वोल्टेज में चलता है, राइट। और जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है वो आपका लो वोल्टेज में ही रन कर जाता है, ज्यादा उसको करंट वोल्टेज का जरूरत नहीं पड़ता है। ये चीज ध्यान रखना। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल का बात करेंगे, आपके घर में जो फैन होता है वो आप नॉर्मल लेके चलो, इलेक्ट्रिकल है। वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह जो होता है वो क्या था? इलेक्ट्रिकल आपका इक्विपमेंट है, राइट। लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहा जाता है? आप देखते हो बहुत सारा शॉप होता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप, जैसे फोन का हो गया, लैपटॉप का हो गया, है ना। वो सभी, जैसे आपका फोन का चार्जर, वो बहुत ही कम आपका वोल्टेज को लेता है, उससे आपका काम बन जाता है, राइट। तो ये सभी हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और उसके कलर कोड वे के बारे में जिसमें यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, एम्पलीफायर, इन सब के बारे में। देन आपका हो गया आईसी यानी इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी यूज करते हैं। अच्छा, आईसी एबल टू वर्क सोल्डरिंग, ये सोल्डरिंग का बात करा गया है, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या, कुछ वेल्डिंग के बारे में। अगर मैं वेल्डिंग वगैरह जरूरत पड़े तो बेसिक आपको वेल्डिंग तो आना चाहिए, जिसमें गैस वेल्डिंग के बारे में, ब्रेजिंग के बारे में, सोल्डरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या तीनों में डिफरेंस होता है, इसमें भी करंट से रिलेटेड होता है, टेम्परेचर किस में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। और किस तरह के मेटल को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है, इसमें हम लोग फिलर मटेरियल क्या लेते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। उससे रिलेटेड कुछ सेफ्टी वगैरह भी पढ़ना है। देन आइडेंटिफाई आरएससी टूल इक्विपमेंट एंड रिकॉग्नाइज डिफरेंट पार्ट इन आरएससी। देखो ये आईसी का ही बात करा गया, इंटरनल कंबशन इंजन से रिलेटेड, और उसमें कैसे सोल्डरिंग करेंगे। क्योंकि जब यहाँ पे आरएससी देखे तो ये आप लोग का क्या, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का टूल, कौन कौन सा टूल यूज करते हैं, है ना, अलग अलग इक्विपमेंट यूज करते हैं, अलग अलग डिफरेंट पार्ट को खोलने, लगाने, असेंबल डिसेंबल करने के लिए। देन यहाँ पे कहा गया प्रॉपर कॉपर ट्यूब कटिंग, फ्लेइंग, स्वेइंग, ब्रेजिंग, तो वही सब कहानी है। फिर टेस्ट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, बस वही कहानी है कि भाई अलग अलग कंपोनेंट का मैकेनिकल टेस्टिंग वगैरह करना, टेस्ट करना कि भाई सही काम कर रहा नहीं कर रहा, कोई चीज़ खराब हुआ है तो उसका क्या पैरामीटर होता है, इन सब के बारे में। प्रॉपर लीक टेस्ट करना, वैक्यूमिंग, गैस चार्जिंग, वायरिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब ऑब्वियसली बता, अगर आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा रहे हो, अच्छा ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई रेफ्रिजरेशन का भी काम होता है ठंडा करना, लो टेम्परेचर को मेंटेन करना, और इसका भी काम रहता है लो टेम्परेचर को मेंटेन करना। मैं कई बार बताया हूं कि एसी जो होता है और आपका रेफ्रिजरेटर, मतलब बोल लो घर का फ्रिज, तो घर का फ्रिज हो गया फिर एसी हो गया, दोनों का काम रहता है टेम्परेचर को लो मेंटेन कर रखना। आप देखोगे फ्रिज के अंदर हम लोग सब्जियां रखते हैं, फ्रूट रखते हैं, पानी रखते हैं, दूध रखते हैं, आइसक्रीम वगैरह रखते हैं, उसका काम क्या रहता है, बाहर का जो भी आपका टेम्परेचर है उससे कम मेंटेन करके रखना। एसी का भी सेम काम रहता है, बाहर में गर्मी है तो आप एसी में जाओगे ठंडा लगेगा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों डिफरेंस ये है कि इसमें ह्यूमन कंफर्ट का भी ध्यान रखा जाता है। किसमें? एसी में। इसमें ह्यूमन के कंफर्ट को ध्यान रखा जाता है ना, क्योंकि भाई साहब इसमें इतना ना ठंडा हो जाए कि हम लोग जम जाए, राइट। लेकिन रेफ्रिजरेशन में हम लोग नेगेटिव टेम्परेचर भी जा सकते हैं, जीरो भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जीरो तक नहीं जाएंगे, समझ गए ना। तो ये थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो वही कहानी, इसका इंस्टॉलेशन करना, वायरिंग, गैस जो होता है जिससे वो ठंडा कर रहा है उसको चार्जिंग करना, और ये सभी चीज। फिर आइडेंटिफाई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब इसमें कई सारा कंपोनेंट का यूज करते हैं, जैसे कि अगर मेजर में बात करूं तो ऊपर में क्या रहता है मेरा कंडेंसर रहता है ना। नीचे में एक रहता है मेरा क्या, रेफ्रिजरेटर, आई मीन दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे कहा जाता है मेरा कंप्रेसर हो गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे रहता है मेरा इवोपरेटर। नीचे में क्या रहता है, एक मेरा रहता है इवोपरेटर। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे रहता है मेरा इवोपोरेटर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा। ऊपर में होता है मेरा कंडेंसर, यहाँ रहता है मेरा क्या, अगर बात करेंगे कंप्रेसर, यहाँ के क्या रहता है मेरा कंप्रेसर, यहाँ पे क्या रहता है एक्सपेंशन वाल्व। इन सब का काम क्या होता है सबको पता होगा, और जिनको नहीं पता है सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा लगा रहता है सिस्टम। सिस्टम मतलब कि यहीं पे मम्मी जो है आपकी केतली का दूध रखा रहता है, आप पानी का बोतल यहाँ पे रखते हो, क्लियर। यहीं पे आप फ्रूट वगैरह कुछ रखते हो, है ना, कुछ फ्रूट वगैरह रखते हो, इस तरह का चीजें यहाँ पे सामान रखा जाता है। अब यहाँ से हीट निकालने का काम रहता है आपका काम। तो होता क्या, इधर से हम लोग डालते क्या, रेफ्रिजरेंट को डालते हैं। रेफ्रिजरेंट कौन होता है भाई साहब, जो आपका ठंडा करने का काम रहता है, ठीक है। कई सारा वेराइटी ऑफ रेफ्रिजरेंट होता है, अमोनिया हो जाता है, गैस का यूज करते हैं, अमोनिया गैस का यूज करते हैं, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन आज के टाइम पे नहीं यूज किया जाता है, R11 का यूज करते हैं, R12 का यूज करते हैं, R21 का यूज करते हैं। ये कई सारा आपका रेफ्रिजरेंट होता है जो बहुत ही लो टेम्परेचर में मेंटेन करे रखता है। वो क्या रहता है, लो प्रेशर में रहता है, प्रेशर भी उसका लो रहता है,
और उसका टेम्परेचर भी लो रहता है। और ये किस फेज में रहता है? लिक्विड फेज में रहता है। तो लिक्विड फेज में वो एंट्री करता है। जैसे वो एंट्री करता है वो क्या करता है, जितने भी आपका हीट रहता है ना, हीट को वो कैरी कर लेता है अपने साथ। और इवोपरेटर क्या रहता है? इवोपरेटर इज नथिंग बट दी हीटिंग कॉइल। ये एक तरह से क्या रहता है? हीटिंग कॉइल रहता है। इसके ऊपर हीटिंग कॉइल लगा रहता है इवोपरेटर के ऊपर, जो हीट ट्रांसफर का काम करता है। मतलब आप क्या करेगा, हाइयर हीट को खींच लेगा और अपने अंदर का जो ठंडा है वो दे देगा, क्योंकि रेफ्रिजरेंट इसके थ्रू पार कर रहा है, उस ट्यूब के थ्रू। एक तरह से ट्यूब रहता है, इसे भी क्या रहता है? ट्यूब रहता है। तो ट्यूब के अंदर मेरा रेफ्रिजरेंट है, वो ठंडा है पूरा। तो जैसे पास करेगा तो इसके अंदर ये फूड आइटम में जो भी हीट है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। आप कोई भी, अगर आपका हाथ बहुत ही गर्म है, आप बर्फ को लाओगे अपने हाथ में तो क्या होने लगेगा बताओ? आपका हाथ ठंडा क्यों हो गया? क्योंकि आपके हाथ का जो भी, जैसे हाथ जल जाता तो हम लोग बर्फ क्यों लगाते हैं? आपके हाथ का जिस रीजन में जला है वहां बहुत ज्यादा हीट आ गया है, एनर्जी आपका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा आपका बॉडी, तो लोग बर्फ लाते हैं तो सारा हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। सेम यहाँ पे होता है। ट्यूब के अंदर का रेफ्रिजरेंट बहुत ही लो प्रेशर में है ना, और लिक्विड फेज में तो सारा हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, इसका हीट को वो एब्जॉर्ब कर लिया। समझ गए? हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। हीट को एब्जॉर्ब करके जब इधर से मेरा रेफ्रिजरेंट निकलता है ना, तो वो लिक्विड जो एंट्री किया था अभी वेपर बन जाता है। ऑब्वियसली बात है, पानी को अगर गर्म कर दो तो वेपर बन गया, लेकिन अभी भी इसका प्रेशर जो होता है वो लो रहता है, टेम्परेचर भी लो रहता है। आप बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों? जब हीट लिया तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहता है और यहाँ पे फेज चेंज होता है। और यू नो दैट जब फेज चेंज होता है तो फेज चेंज के टाइम पे लेटेंट हीट आता है, सेंसिबल हीट नहीं आता है। तो लेटेंट हीट ओनली आता है ना। ये मैं बेसिक कहानी बता रहा हूं रेफ्रिजरेशन का। तो लेटेंट हीट आया इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं होता है। फिर ये घुसता कहाँ पे? कंप्रेसर में। कंप्रेसर का काम रहता है कंप्रेस करने का, क्योंकि ये जब वेपर बन गया ना, फैल गया, वो समेटने का काम रहता है। तो कंप्रेस, पूरा कंप्रेस करता है, इतना कंप्रेस करता है कि कंप्रेस की वजह से अब इसका जो प्रेशर है ना वो हाई प्रेशर हो जाता है, और आपका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? हाई टेम्परेचर हो जाता है। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कहां ज्यादा होता है? तो कंप्रेसर से निकलने के बाद, राइट। और ये अभी वेपर ही है, क्या अभी वेपर ही है। तो ये वेपर यहां हो चुका है। अब ये घुसता कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करता है? हीट को बाहर निकालता है। जैसे यहां से हीट को लिया था तो हीट को बाहर करेगा, रिजेक्ट करेगा। जैसे हीट को रिजेक्ट करता तो ये वेपर से क्या बन जाता है? ये मेरा लिक्विड बन जाता है। लेकिन फिर आप बोलेंगे सर जी टेम्परेचर प्रेशर, तो फिर अभी भी हाई प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि ये भी कंडेंसर मेरा यहाँ पे फेज चेंज कर रहा है, यहाँ वेपर से लिक्विड। तो यहाँ पे टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहता है और प्रेशर भी यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, जैसा नीचे में टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट था। और उसके बाद यूज किया जाता है एक्सपेंशन वाल्व का, जिसका काम क्या रहता है? टेम्परेचर और प्रेशर को लो करने का। तो लिक्विड तो पहले ही बन चुका था, तो फिर से लिक्विड लो प्रेशर लो टेम्परेचर हो गया, और ये कहानी चलते रहता है और आपका फ्रिज काम करता रहता है। तो दैट इज द बेसिक वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब यहाँ पे आपका एयर रेफ्रिजरेशन आता है ना, आपका VCRS आ जाता है, बहुत ही फेमस VCRS, जिसका यूज हम लोग डोमेस्टिक आपके घर में जो यूज होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसको बोलते हैं VCRS। आइस जो बनाया जाता है वहां पे वो हम लोग यूज करते हैं VARS, है ना। फिर एरोप्लेन वगैरह में यूज किया जाता है क्या? एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन, क्योंकि वो हल्का रहता है, नॉन टॉक्सिक रहता है, जहरीले नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे जो यूज करते हैं VCRS में हम लोग अमोनिया यूज करते हैं, और कोई चीज तो ये टॉक्सिक होता है नेचर में। अगर लीक कर गया तो दिक्कत कर जाएगा, फूड आइटम को जहरीला बना देगा। लेकिन एयर रेफ्रिजरेशन का फायदा क्या है कि मेरा टॉक्सिक नहीं रहता, बहुत ही हल्का रहता है, फ्री टू अवेलेबल, कहीं भी पाया जाए। इसलिए हम लोग एयरक्राफ्ट वगैरह में इसका यूज करते हैं, है ना। और आपका अगर बात करा जाए लो कॉस्ट कटिंग करने के लिए हम लोग VCRS को प्लांट करते हैं, आइस प्लांट बनाने, आइस बनाने के लिए। जो आपका आइसक्रीम बेचते हो ना, वहां पे VCRS करा जाता है, VRS करा जाता है। ये आइस प्लांट में यूज किया जाता है। और ये तो समझिए घर में डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो आपका फ्रिज होता है वहां पे यूज किया था। VCRS मतलब कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, VRS मतलब वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और एयर रेफ्रिजरेशन तो है। इसके अलावा और सारा कुछ है, जैसे आपका इलेक्ट्रोलक्स हो गया, है ना, वो बात की बात है। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया, तो ये सब है। तो वही कहानी है यहाँ पे। तो यही कंपोनेंट के बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। चारों कंपोनेंट देखो, आप चार कंपोनेंट के बारे में कहा मैंने। एक हो गया इवोपरेटर, एक हो गया कंप्रेसर, एक हो गया कंडेंसर, एक हो गया एक्सपेंशन वाल्व। तो कंपोनेंट के बारे में यहाँ पे पढ़ना, तो वही कहा गया कंपोनेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। फिर टेस्ट कंप्रेसर, वही देखो कंप्रेसर के बारे में टेस्ट करना, है ना। स्टार्ट ऑफ कंप्रेसर, डायरेक्ट, रिले, विदाउट रिले, टेक्निक ऑफ फ्लशिंग, लीक टेस्टिंग। अब उसमें अगर मान लो कंप्रेसर लीक कर रहा है, जो जैसे बटन दबाते हो ना इलेक्ट्रिक का, घर में जो फ्रिज होगा तो गन से आवाज करता है ना, वही आपका कंप्रेसर है। तो उसमें अगर लीक हो रहा तो उसके बारे में पता करना, क्योंकि वही मेरा कंप्रेस कर रहा है, राइट। इससे रिलेटेड गैस चार्जिंग वगैरह का देखना, अलग अलग देखो। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, ठीक है, वायरिंग ऑफ फ्रॉस्ट फ्री, ये फ्रिज का बात कर रहा है जहां पे ठंडा करता पूरा, उन सब के बारे में कहानी आपको पता होना चाहिए। लीक डिटेक्ट, उसका लीक कैसे डिटेक्ट वगैरह करता है वो सब, यानी इवोपरेटर का बात कर रहा है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे देखो टॉपिक आपको लग रहा होगा बड़ा, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ ये क्या करा गया है। एक आपका कोई चैप्टर है, चैप्टर में जितना टॉपिक है सबको लिख दिया गया, राइट। तो देखो अब सील कंप्रेसर, वही कंप्रेसर का ही कहानी चल रहा है, वायरिंग का देखना, है ना। अलग अलग स्टार टाइप ऑफ मोटर जिससे वो मेरा चलता है
अलग अलग मोटर से तो आपका रन करवाएगा ना कंप्रेसर को, ठीक है, उन सब के बारे में जानना। फिर यहाँ पे हर्मिस देखो कंप्रेसर एक होता, उसके बारे में जानना, उसका एप्लीकेशन, उसका स्टार्टिंग मेथड, उसका कंट्रोल करने का, उसका सीलिंग प्रोसेस आपको जानना है ना। फिर यहाँ पे कहा गया क्या, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ द कंट्रोल टाइप ऑफ इन्वर्टर एसी वायरिंग कंट्रोल सिस्टम, ओके, इसके बारे में जानना। फिर यहाँ पे आ जाता है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग टेक्निक, ठीक है, परफॉर्म सर्विस एंड डी स्केलिंग ऑफ कंडेंसर। अब देखो कंडेंसर पहुंच गया कहाँ, ऊपर वाला, इवोपरेटर का कहानी खत्म, अब कंडेंसर के ऊपर चल गया। तो पांचों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो कंप्रेसर भी देख लिए, अभी जब हम लोग कंप्रेसर के बारे में बात किए, अब हम लोग जा रहे हैं कंडेंसर के ऊपर। तो आपको देखो कंडेंसर का कहानी स्टार्ट हो रहा है ना, इसके बारे में अलग अलग एप्लीकेशन जानना, फिटिंग एंड देखो यहाँ पे फिटिंग, परफेक्ट फिटिंग, एडजस्टमेंट, ड्रायर, आपका फिल्टर, रेफ्रिजरेंट कौन, जो इसके थ्रू पार करता है चारों ओर, जो मैंने कहा लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंट्री करता है ग्रीन कलर से, वही रेफ्रिजरेंट के बारे में यहाँ पे कहा रहा है, यहाँ पे अलग अलग चीज, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन इवोपरेटर के लिए, देखो इवोपरेटर का भी कहानी आ गया। तो देखो इवोपरेटर भी हो गया, कंडेंसर भी हो गया, यहाँ पे आप मैंने बात करा किसके बारे में, दैट इज कॉल्ड एयर कंप्रेसर भी हो गया, है ना। अब बचा एक्सपेंशन वाल्व, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आ रहा क्या, कैरी आउट द रिकवरी साइकिल ऑफ, ओके। देखो ये अलग अलग क्या है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या रेफ्रिजरेंट है जो ठंडा करता है। उस तरह एससीपी भी आ जाता है, ये अलग अलग तरह का जो गैस सिलेंडर में जाता है ना, उन सभी का ओजोन लेयर। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्यों बंद कर दिया, क्योंकि ये ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करता, तो कैसे करता, क्यों, ये फ्रेंडली मेरा नहीं है, इसलिए इसका यूज नहीं करते आज के टाइम पे, उसके जगह में कोई और यूज करते हैं। तो उन सब के बारे में समझेंगे, जैसे R11 का यूज करते हैं, R12 का यूज करते हैं, R121 का यूज करते हैं। अब ये सभी क्या है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे, आप डोंट वरी। फिर यहाँ पे और क्या क्या यहाँ डिस्कस कर, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर पैक थर्मल इंसुलेटर एंड प्रिवेंट दी कूलिंग लीकेज, इंस्टॉल विंडोज एसी। अब एसी का आ गया कहानी, एसी के बारे में जानना, इलेक्ट्रॉनिक का आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में, उसका कैसे हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, फॉल्ट वगैरह, रेमेडीज कैसे उसका सुधारेंगे, कैसे ठीक किया जा सकता है, सर्विस वगैरह करना, कंट्रोल इंस्टॉलेशन वायरिंग, है ना, ये सब देखना। फिर एसी का सर्विसिंग कैसे किया जाता है, फिर उससे रिलेटेड अप्लाई इंजीनियरिंग ड्राइंग एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ वर्क, इसमें कैसे हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह, ड्राइंग के थ्रू कैसे हम लोग समझते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देना, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बताना, इस सब के बारे में, है ना। फिर यहाँ पे वही इससे रिलेटेड आपका जो भी साइंस रहता है वो जानना। फिर सर्विसिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब कब कराया जाता है, कमर्शियल कंप्रेसर क्या होता है, रिप्लेस कैसे हम लोग करते हैं, लुब्रिकेशन इसमें कराया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप कंप्रेसर यूज करते हो उसके अंदर लुब्रिकेशन डाला जाता है, क्योंकि है तो मशीन पार्ट, इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि जो आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंट्री करता है वो वेपर होने के बाद ही एंट्री करना चाहिए आपके कंप्रेसर में। जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना कि नीचे में क्या है, इवोपरेटर है, तो इधर से मेरा जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है वो किस फेज में जा रहा है, लिक्विड में, और ये जब यहां से निकलेगा वेपर में, तभी जाके वो कंप्रेसर में जाके एंट्री करना चाहिए। ऐसा अगर वेपर नहीं एंट्री करता, अगर ये लिक्विड ही रहा कट जाएगा ना, तो उसके अंदर का जो कंप्रेसर के अंदर का जो लुब्रिकेंट है उसको धुला देगा, साफ कर देगा, जिसके वजह से क्या जल्दी जंग वगैरह लग सकता है, जैसे टीयर वियर हो जाएगा, आपका कंप्रेसर खराब हो सकता है। तो वही यहाँ पे एक मेंशन करा गया है ना, लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में, क्योंकि एक ही तो आपका लुब्रिकेशन सिस्टम है, वही आपका है ना। चलिए, इसके अलावा असेंबली एंड चेक परफॉर्मेंस चेकिंग सर्विस वगैरह, इसके बारे में जानना है। एयर कूल्ड कंडेंसर हो गया, परफॉर्मेंस सर्विस के बारे में, उसके बारे में जानना है ना। तो ये सभी कहानी आपको देखने को मिल रहा है, जो आपका इसमें पढ़ना है। चलिए, तो ये सभी हो गया कहानी, और इसी का उम्मीद करता हूं, मतलब कुल मिला के आपको पढ़ना क्या है, रेफ्रिजरेशन के बारे में मेनली पढ़ना, मुझे जहां तक लगा कि पूरा का पूरा अधिकतर सिलेबस जो रेफ्रिजरेशन के बारे में था। फिर यहाँ पे एसी के बारे में, मतलब कि दोनों आपको पढ़ना है, तो दो ही चीजें, और काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक आप लोग रहने वाला है। और मैं बोलूंगा मैकेनिकल में जो भी अभी, जैसे मैं मैकेनिक डीजल के बारे में बताया था, अभी मैं बता रहा हूँ आरएसी, तो अभी तक का सबसे छोटा टॉपिक मुझे यही लगा। ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ये जल्दी आप लोग का हो जाएगा, ये जल्दी आप लोग का हो जाएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल भी टेंशन लेना, बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, एनिमेशन के थ्रू, वीडियो के थ्रू, फोटोज के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, है ना, हर एक चीज का। जैसे मान लो मेरे पास ये देख सकते हो, ये मेरा पिस्टन सिलेंडर जो मेरा सिलेंडर के अंदर जाता है, तो फिलहाल अभी ये मैं बता दिया। मेरे पास अधिकतर चीज देखोगे वो मेरे पास रखा हुआ कंपोनेंट, जिसको मतलब एनिमेशन और वीडियोज के थ्रू समझाया जाएगा आपको क्लास में, कोर्स में, ताकि आप अच्छी तरह से रिलेट कर पाओ और आप एग्जाम को निकाल पाओ। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फीटर के बारे में, जो इसमें भी मैकेनिकल वाले एलिजिबल है, और मैकेनिक से रिलेटेड जितनी भी का ट्रेड है वो एलिजिबल यहाँ पे हो जाते हैं, तो इसके बाद डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी अगर इसका पीडीएफ को पढ़ना तो टेलीग्राम ग्रुप हम लोग का ज्वाइन कर लेना, 10 सिविल पॉइंट का आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ
मैं बोलना भूल गया कि स्पेशली आप लोग के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया है। जो भी कैंडिडेट सीरियस है, आप लोग का व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया, टेलीग्राम उसका व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाना। काफ़ी वहाँ पे सीरियस कैंडिडेट्स है, अगर आप इससे रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो और कोई भी अपडेट वगैरह चाहते हो तो जुड़ जाना, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय एवरीवन।